तो भाई साहब ये तस्वीर अपनी मतलब तस्वीर ऑफ द ईयर कहलानी चाहिए, जिसके अंदर प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के वो मतलब रचनाकार यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुली करके दिखा दिया है। सक्सेसफुल इवेंट हुआ है तो सक्सेसफुल इवेंट की बहुत जबरदस्त वीडियोस भी बाहर आई हैं, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से भारत ने इस इवेंट को आयोजित किया, क्या क्या लेवल पर चीजें हुई, ये सब चीजें यहां पर निकल कर आई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपके सामने G20 के समिट को लेकर के दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उनको आज के सेशन में जब हम कवर करें तो उनके अंदर ये वाली सबसे चर्चित फोटो है या सबसे चर्चित वीडियो है जो इस समय मार्केट में चल रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि 3 एंकर्स बैठ करके जो G20 भारत में किया गया उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये ब्लूमबर्ग की न्यूज है और ये लोग कह रहे हैं कि ये काम अपने आप में बहुत बड़ा काम हो गया है। is taking the helm, but how to communicate what is coming into this particular split. But no, अब देखिए, आप लोगों तक शायद ये आवाज ना पहुंच रही हो, मैं बता देता हूं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। असल मायने में ये लोग कह रहे हैं कि देश ने जो कर दिखाया ना इस इवेंट के माध्यम से वो ये था कि अल्टीमेटली रशिया और यूक्रेन के मामले में एक कम्युनिके आना था, और वो कम्युनिके आना, और ये अब इसकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं कि शनिवार रविवार के इस इवेंट में फ्राइडे के दिन सुबह तक इसका काम पूरी तरह घोषणा पत्र का बन नहीं पाया था, दिल्ली डिक्लेरेशन का काम नहीं हो पाया था, और यह काम भारत की कूटनीतिक जीत को दर्शाता है कि कैसे उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्य को कर दिखाया है। ये वाला जो इंटरव्यू है ना ये बड़ा फेमस हो रहा है साहब। क्या इंटरव्यू है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक इंटरव्यू है अजय बांगा जी के साथ में। अजय बांगा जी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक हैं, आपको याद होगा हमने अपने ट्विटर हैंडल पर जो अंकित कुमार अवस्थी के नाम से है उस पर भी लिखा था कि वर्ल्ड बैंक वाले इंडिया आए हैं, पाकिस्तान को बता दो कुछ चाहिए हो तो। असल में ये जो बांगा जी है ना, अजय बांगा जी, ये इंडिया से ही पढ़ लिख करके वर्ल्ड बैंक में गए थे। आज ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक बोले तो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक। दुनिया की कितनी बड़ी बैंक? ये दुनिया की इतनी बड़ी बैंक है कि दुनिया के नव निर्माण के लिए जो पैसा खर्च करती है वो ये बैंक खर्च करती है। देश में चाहे इंडिया की आप बात कर लीजिए, इंडिया के अंदर कोई कैनाल परियोजना चल रही है या कोई स्कीम चल रही है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक ने सहायता दी होगी उसके अंदर। दुनिया के अधिकांश देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोगों की देश की मदद करना इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, नव निर्माण में काम करना इसके बहुत बड़ा योगदान। अब इतने बड़े बैंक के प्रेसिडेंट एक इंडियन व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका ने जिन्हें नियुक्त किया है अमेरिका के ही नागरिक भी हो चुके हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि भाई आप इस इवेंट को कैसे देखते हैं, क्योंकि G20 के अंदर वर्ल्ड बैंक भी आया था, तो IMF भी आया था, तो दुनिया के बड़े राष्ट्र भी आए थे, यूरोपियन यूनियन भी आया था, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा देखिए अगर कोई वास्तविकता में ये जानना चाहे कि मेक इन इंडिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है तो कहते हैं कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ही हूं। बोले क्यों? बोले मैं पैदा यहां हुआ, पढ़ा लिखा यहां, MBA यहां किया, सब पढ़ाई लिखाई यहां करी, मैं कभी विदेश इंटर्नशिप करने भी नहीं गया, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी बैंक का प्रेसिडेंट बन के बैठा हूं। तो भाई साहब ये चीज अपने आप में मेरे लिए बड़ी है। दूसरी बात, इन्होंने जो G20 के बारे में कहा वो भी बड़ी बात करी साहब। इन्होंने कहा देखिए G20 से देश ने जो सबसे बड़ा काम किया वो क्या है कि 50 से अधिक शहरों के अंदर G20 की मीटिंगों का आयोजन किया गया। इस तरह से इंडिया की जो ब्रांडिंग है ना इंटरनेशनल मार्केट में वो अल्टीमेट ब्रांडिंग हो गई, यानी कि दुनिया के लोग इंडिया को जानने लग गए। अच्छा, कईयों के दिमाग में ये प्रश्न आएगा क्या फर्क पड़ता है इन लोगों के आने से? मैं केवल आपको इतना सा बता सकता हूं कि आप जिन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नाम सुनते हैं घूमने के लिए, कोई दुबई सुन रहा है तो कोई यूरोपियन कंट्रीज में स्विट्जरलैंड सुन रहा है, तो कोई सिंगापुर सुन रहा है, तो कोई हांगकांग सुन रहा है, ये नाम हिट कैसे हुए क्या आपको पता है? इन लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से काम किए हैं आज तक। जैसे स्विट्जरलैंड वाले बहुत समझदारी से क्या काम करते हैं, जैसे दावोस नाम का एक शिखर सम्मेलन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, आपको याद हो, उसका आयोजन वो स्विट्जरलैंड में कराते हैं। दुनिया का हर बड़ा आदमी इनवाइट करते हैं,
दुनिया के हर तरह के इकोनॉमिस्ट को, बड़े लोगों को मंच प्रदान करते हैं, आप यहां आइए। और जब कोई बड़ा आदमी जाता है, अब जैसे मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, तो अपने साथ में पूरी गाड़ियां, भाई 10-15 गाड़ियां आ रही हैं, उनके साथ पूरा स्टाफ चलकर आ रहा है। जैसे सऊदी के क्राउन प्रिंस आए हैं, पता चल रहा है कि 100 बिजनेसमैन अपने साथ में लेकर आए हैं, 150 कर्मचारी लेकर आए हैं। अब देखिए, जब कोई बड़ा आदमी आपके देश में आता है, आप इंडिया को एक बार हटा दो, अपन तो स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं, एक बार मान लो कोई वहां गया, अब वहां गया पूरा पूरा कुनबा लेकर, अपना पूरा स्टाफ, पूरा महकमा, पूरा बिजनेसमैन लेकर पहुंच गया। अब व्यक्ति वहां गया है, मीटिंग तो चली दिन में, अब शाम को आदमी फ्री हो गया, अब क्या करे? तो भाई वो घूमने निकलता है, घूमने निकलेगा, जहां जाएगा वहां पहली बार देखेगा, यार इतना खूबसूरत। भाई साहब, लोग स्विट्जरलैंड को तो स्वर्ग समझने लग गए धरती पे, कि भाई गजब धरती का स्वर्ग है। किसी ने कश्मीर देखा ही नहीं था, क्योंकि हमने कभी इस तरह का काम करा ही नहीं था। अब आप जब कश्मीर देख लोगे, तब जाकर कहोगे कि स्विट्जरलैंड तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रांडिंग में इन मीटिंग्स का बड़ा योगदान होता है। अब उससे क्या फर्क पड़ता है? वो आदमी जब वहां गया, तो उसने उस जगह के बारे में 4 लोगों को और बताया कि यार गजब जगह है, वहां जाओ। अब उसके पीछे पीछे भाई साहब देश के कई लोग पीछे पीछे पहुंच लिए कि और गजब जगह, वहां जाओ। और नाम से नाम होता है जी। जैसे अपने देखो, G20 के अंदर ऋषि सुनक साहब आए। G20 में जब वो आए, तो आकर के वो इवनिंग में जब फ्री हुए, तो अपनी धर्मपत्नी के साथ में अक्षरधाम टेम्पल पहुंच गए। अब आप में से कितने सारे लोगों को हमने, हालांकि ट्विटर पर जब ये फोटो डाली थी, तो एक फिल्म के गाने से वो निकाल करके डाली थी, है ना, जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है रूबरू हूबहू। तो जुबी 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 जो गाना है ना 3 इडियट का, वहां से हमने वो लाइन बना करके आपको ट्विटर पे डाल के पोस्ट की थी। कईयों ने देखा भी होगा कि वो अक्षरा मूर्ति जी के साथ, उसके साथ जा रहे हैं। अब आप यकीन मानना, आने वाले टाइम में ये वाली जो फोटो है ना, ऐसी ना जाने कितने लोग फोटो शूट करने अक्षरधाम जाएंगे, ना जाने कितने लोग, इवन फिल्मों की शूटिंग भी वही सेम सीन के साथ हो जाए तो आप मना नहीं कर सकते। ये है असली फायदा जो ऐसे इवेंट्स से निकल कर आता है। आपने मीटिंग कर ली, वो तो ठीक है, आपके पीछे पीछे, अच्छा आप सोचो, अमेरिकी राष्ट्रपति आया है, भाई साहब भर करके एक फौज भरकर पूरी की पूरी पत्रकारों की आई है। पत्रकार दिन भर बेचारा मीटिंग थोड़ी रिकॉर्ड करेगा, 4 जगह वो भी घूमने जाएगा। आप उसको घुमाने के लिए दिखा दिए कि देख, इंडिया में ये जगह भी है, ये जगह भी है, ये जगह भी। लोगों को क्या लगता है, देश की राजधानी दिखा दी, हो गया काम। इंडिया ने तो भाई साहब 50 से ज्यादा शहर, 66 के आसपास शहर दिखा दिए, कि देखो, चाहे काशी देख लो, चाहे हमारा श्रीनगर देख लो, चाहे हम्पी देख लो, जहां चलना है, चाहे गोवा देख लो, हम तो हर जगह हैं। इंडिया इतना व्यापक। इसका असली फायदा क्या होता है? टूरिस्ट आपके पास चला आता है, क्योंकि ये सब लोग अब जब जाएंगे ना, अपनी अपनी फोटोज लगाएंगे। आप सोचो, केवल ऋषि सुनक जी के द्वारा वो जो फोटो लगाई गई है ना जाने कितने लोग अक्षरधाम घूमने जाएंगे, अक्षरधाम घूमने जाएंगे, अक्षरधाम की तस्वीरें खिंचवाएंगे। आज से पहले भी वो फेमस था, अब और फेमस हो जाएगा। ऐसे कोई गया ताजमहल घूमने, तो ताजमहल की तस्वीरें डालेगा। बस इस प्रकार से प्रमोशन होता है। अजय बांगा जी यही बोल रहे हैं कि आप G20 को केवल एक इवेंट के रूप में मत देखिए, इसका जो असली फायदा है ना, वो इंडिया की ब्रांडिंग में है, जिस पर लोग लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आपको पता है, दुबई है ना, दुबई के बारे में पूरा डेजर्ट है, कोई पेड़ पौधा वहां पर प्राकृतिक रूप से शायद ही उग रहा हो। समुद्र के पानी को फिल्टर कर करके उन्होंने रेगिस्तान में घास और खजूर के पेड़, पाम के पेड़ लगा लगा करके उसे एकदम सिंथेटिक देश बना दिया है। उसको देखोगे आप, हालांकि यूएई के अंदर है, लेकिन आप उसको देखेंगे ना, तो एक बार में आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि यार यहां पर कुछ प्राकृतिक है कि नहीं। पर उन्होंने अपनी जगह की ब्रांडिंग के लिए तरह तरह के लोगों को बुला रखा है। यूएई के अंदर जो दुबई है, उसकी ब्रांडिंग खुद शाहरुख खान ने कई सालों तक की है। आप यकीन मानिए कि आज जो इंडियंस वहां हैं, उनमें बहुत बड़ा योगदान शाहरुख खान का है। इस वजह से शाहरुख खान जहां रहते हैं, उनके लिए बकायदा अलग से लेन सड़क बनी हुई है कि भाई शाहरुख खान के घर तक ये जगह जाती है, इस रोड पर कोई और घर नहीं होगा, वहां शाहरुख खान का अलग घर बनाया हुआ है। इसका मतलब समझिए, ब्रांडिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लोग इस कारण से पहुंचते हैं कि यार ऐसा क्या है यहां पर। वही चीज आपको मैं बता रहा हूं जो अजय बांगा जी ने पकड़ी है, कि इंडिया ने इस G20 इवेंट को पूरे साल भर में इतना ज्यादा फेमस कर दिया, जिससे कि इंडिया की दुनिया में इंटरनेशनल छवि बहुत इंपॉर्टेंट हुई। अब इनकी भी सुनी लीजिए, आप मेरी सुनते जा रहे हैं, देखिए। सर बोलिए ना, कहाँ गए? वॉशिंगटन में रहते हुए हिंदुस्तान से आए, आप कैसे देखते? मैं ये सब बोल रहा था, जो कि नहीं किया कि मैं एमबीए यहाँ किया। मैंने बाहर कोई पढ़ाई नहीं की, मैं ट्रेनिंग कोर्स के तक नहीं गया आफ्टर मूविंग ऑन।
तो अल्टीमेट मेक इन इंडिया एग्जाम। तो माय व्यू इज कि ये जो G20 में व्हाट इंडिया वाज एबल टू डू, ये नॉट ओनली वाज इट सक्सेसफुल की डिक्लेरेशन की कम्युनिकेट, जो लोगों ने कोई पॉसिबिलिटी नहीं दी थी, ये तो बड़ी बात है। वो इम्पोर्टेंट चीज है लीडरशिप की अफर्मेशन है। पर आई थिंक मोर देन दैट, इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशनिंग और ब्रांडिंग हुई है थ्रू दिस पीरियड, क्या आपने 60 शहरों में मीटिंग्स करवाई है, पीपल हैव बीन एवरीवेयर, हम्पी में शेरपा की मीटिंग थी, दिस इज नॉट नॉर्मल। एंड इन एडिशन, ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आपकी एफर्ट है along with a few other countries, this is not what वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट बनाई है। सो आई थिंक इंडिया का इसमें बेनिफिट है नॉट ओनली ऑफ लीडरशिप बट आल्सो ऑफ इंडियाज ओन ग्लोबल इमेज। ग्लोबल इमेज में बड़ा फायदा पड़ा है, ये बात इनका मेंशनिंग है, और ये वाकई में आप सबने भी फील की है कि इससे इंडिया की जो इमेज है ना दुनिया के सामने, देखिए क्या होता है, इवेंट होती है, मीटिंग होती है, लोग आए चले गए, लेकिन इसके बाद में अब लोग और उनके पीछे पीछे चले आएंगे। हमें क्या आवश्यकता है कि हम अपने देश में जब कोई अतिथि आए, आप में से बहुत सारे लोग, अच्छा किसी को ये मौका मिलेगा कि साहब नहीं साहब ये तो सरकार थी तो ऐसा कर दिया, हम तो क्या ही कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे हम जैसे लोग जब सरकारी लोग किसी कार्य के माध्यम से कहीं खड़े होते हैं, हमको कहीं कोई विदेशी सैलानी दिख गया, हम उसे बस ये प्लीजेंट फीलिंग दिला दें कि आपके लिए हम यहां पर हैं, आपको कोई असुविधा हो तो बताइएगा। ऐसी स्थिति में आप कहीं किसी किसी विदेशी को देख लिए, उनके साथ में आपका ये व्यवहार कि नहीं साहब ये तो विदेशी है, हम पर राज किए थे, ये करे थे। असल मायने में आज जब पूरा देश पूरी दुनिया इस चर्चा में है कि वन अर्थ है, पूरी एक फैमिली है, पूरा वैश्वीकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में विदेशी जब आता है ना तो वो खर्च करने आता है। आज आप भी कहीं जाएंगे ना तो आपका कई पैसा खर्च होता है। विदेशी जब आया है तो आपको डॉलर लेके आया है, वो आपकी जगह देखेगा, 4 लोगों को और बताएगा, आप उसे अच्छा फील करा दीजिए, उसकी याद में चले जाएंगे। आप उसे 4 जगह बता दीजिए कि भैया आप ये जरूर ट्राई करिएगा, डिफरेंट है। आप उन्हें कौतूहल मत समझिए, आप उनके साथ अगर अच्छा फील करते हैं, कराते हैं, तो ये आपके लेवल पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और यकीन मानिए देश में जितनी फॉरेन करेंसी आएगी हम उतने बड़े बनते चले जाएंगे। आज दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमीज, आज मैं जो बार बार दुबई बोलता हूं, सिंगापुर बोलता हूं, स्विट्जरलैंड बोलता हूं, ये देश वो नहीं है जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा चीज प्रोड्यूस कर दिया, इन्होंने दुनिया के लिए अजूबा बना दिया। मैं जब दुबई जाके आया, मुझे मुझे ये लगा, मैंने कहा यार दुबई जो दिख रहा है, ऐसा अगर भारत के अंदर बात की जाए तो ऐसा ना जाने कितनी दुबई भारत में बन जाएंगी। इत्तू सा दुबई है भारत में, ना जाने कितनी दुबई ऐसी बन जाएंगी। लेकिन हम लोग अपनी जगह को क्रिटिसाइज करते हुए पाए, हमारे में ये नहीं है, हमारे में ये नहीं है। अरे भाई 140 करोड़ है अपन, पूरे यूएई की आबादी 98 लाख है, इतनी तो मेरे हिसाब से जहां मैं रहता हूं उस जगह की आबादी। तो आप सोचने के लिए इस पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे और बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अब दुनिया की मीडिया ने इस बात को कैसे लिखा, अब उसको भी देख लेते हैं। तो भाई साहब G20 समिट के बारे में इन्होंने लिखा है कि लीडर्स एग्री ऑन एड एजेंडा बट सॉफ्टन स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर। आप ध्यान से सुनिएगा साहब, यहां पर रूस यूक्रेन डिक्लेरेशन अपन ने करवाया, इसके अंदर असल मायने में दिल्ली डिक्लेरेशन जो था ना, उसमें रशिया यूक्रेन को लेकर दुनिया की सबकी नजरें हम पर टिकी हुई थी कि बेटा इनसे ना हो पाएगा, इंडिया की बेइज्जती होगी, ये घोषणा पत्र नहीं निकाल पाएंगे। और हमने एक दिन पहले ये सेशन भी किया था, सुनिएगा। लेकिन हमने कर दिखाया। जब कर दिखाया ना तो इसकी तारीफ हुई कि यार इन लोगों ने तो कर दिखाया। दूसरा, रशिया यूक्रेन पर जितना माहौल दुनिया में बना हुआ था, इंडिया ने तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं होने दी, बहुत लाइटली उसको निकाल दिया, लाइटली निकाल दिया। ये करते हुए आप देखिए ना, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है डिक्लेरेशन ओमिट्स क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया, इसमें रशिया का क्रिटिसिज्म ही नहीं हुआ। भाई साहब इसका मतलब यह हुआ इंडिया कहीं तो सक्सेसफुल हुआ, दोस्त को बचाने में नहीं, इंडिया सक्सेसफुल हुआ दुनिया को यह बताने में कि G20 का असल मकसद इकोनॉमी को बढ़ाना होना चाहिए। एक ही मुद्दे को पकड़ करके G20 का यूक्रेनाइजेशन करना सही नहीं है। फिर बैठ करके बस वही वाली बातें हो गई कि साहब कॉलोनी के अंदर 4 औरतें बैठ करके चर्चाएं कर रही हैं, उस लड़के ने ये कर दिया, उसने ऐसे थोड़ी हो रहा है। दादी माँ जो हैं दुनिया भर के अंदर होती हैं, लेकिन वो घर के संस्कार भी तो बना दिए। आप वैसे कार्य करिए ना, आप दुनिया के लीडर्स हैं, बैठ करके इकोनॉमी को ऊपर उठाइए। इस तरह की चर्चाएं भारत ने कर दिखाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस बात की कही कि भाई इन्होंने यूक्रेन की चर्चा, अभी तो चाहते ही थे कि भाई यूक्रेन पर कुछ तो हो, मामला रायता फैले, इंडिया की बेइज्जती हो, अपन ने नहीं किया, अपन ने इस बात को बचा लिया, अपन ने
बहुत अच्छे से इसको किया। सीबीसी जो कनाडा की न्यूज है वो लिखती है, G20 लीडर्स अनवील एम्बिशियस इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर फॉर इंडिया एंड अफ्रीका। भाई साहब आप देखिए, फॉर इंडिया अफ्रीका, अफ्रीका को तो हमने मेंबर के अंदर रूप में ले लिया, अफ्रीकन यूनियन को। और दूसरा हम लोगों ने क्या कर दिया ना, कि जो शिपिंग कॉरिडोर, जिस पर मैं सेशन कर चुका हूं अगर आपने देखा हो, इंडिया से निकल करके यूरोपियन ये जो गल्फ वाले रीजन है वो, और वहां से यूरोप, तो हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए जो कॉरिडोर बनाने की बात की है, उसकी तारीफ हो रही है कि यार इन्होंने तो गजब कर दिया। सीएनएन ने कहा है कि अंततः घोषणा पत्र शिखर सम्मेलन के मेजबान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अप्रत्याशित सफलता के समान है, लेकिन फिर भी यह अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपनाई गई स्थिति से कहीं अधिक नरम रुख को दर्शाता है। नरम रुख तो क्यों है? क्योंकि हमने यूक्रेन के ऊपर कुछ होने ही नहीं दिया। ब्लूमबर्ग लिखता है कि इंडियाज G20 विन शोज यूएस लर्निंग हाउ टू काउंटर चाइना राइज। मतलब इसको इंडिया की जीत बताया गया है और कहा गया है कि चाइना को काउंटर कैसे करना है। आपको मालूम होगा चाइना वालों का बड़ा इंटरेस्ट था साहब किस बात में, कि इंडिया वाले करके दिखाओ। जैसे कई बार ऐसे नहीं होता, अपने शादी में कई रिश्तेदार रूस जाते हैं, कई जीजा कई फूफा ऐसे रूस जाते हैं कि अरे नहीं साहब अपन तो ऐसे नहीं किया तो अपन तो शादी में नहीं आएंगे। चाइना कुछ ऐसी ही चाल चल रहा था कि हम तो वो रिश्तेदार हैं साहब, पड़ोसी हैं जी, आपके ब्याह में नहीं आएंगे साहब। हमने कहा भाई ब्याह नहीं है, बैठक है, मीटिंग है, आओगे बढ़िया रहेगा, नहीं भी आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने किसी को ये रियलाइज ही नहीं होने दिया कि चाइना नहीं आया था, कोई सुर्खी नहीं कि शी जिनपिंग नहीं आया था। शी जिनपिंग के प्रधानमंत्री आए थे, चले गए। मतलब दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि शी जिनपिंग इज नथिंग। हमने अपने इवेंट में दुनिया को इतना अंगेज कर लिया कि G20 के नाम पर चाइना का होना ना होना हमें फर्क ही नहीं डाला। ये अमेरिका के लिए एक लर्निंग है। कई बार क्या होता है ना, अपन लोग कई जगह, आप भी समझिए इसको व्यावहारिक लेसन के रूप में लीजिएगा, कई बार बहुत सारे मित्र इकट्ठे होते हैं, एक दो मित्र ऐसे होते हैं जो अपना वो दिखा रहे होते हैं, भाई साहब मनाओगे नहीं तो हम नहीं आएंगे। तो भैया तुम घर रहो और तुम्हें हम मिस भी नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में होना क्या चाहिए, जो नहीं आया था उसको ये भी मत एहसास दिलाओ कि तुम्हें याद किया गया था यार। तो जो ज्यादा ईगो उठाकर मित्रता में क्या बात भाई, जब बैठ करके सबकी बैठकी लग रही है तो दिक्कत क्या है। नहीं साहब मेरी वैल्यू होनी चाहिए। तो सुन भाई, अब घर में रहे, हम चर्चा भी नहीं की तुम्हारी कि तुम आए थे कि नहीं आए थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा लेसन बना है। इसी को देखते हुए साउथ चाइना पोस्ट लिखता है, G20 समिट चाइनीज प्रीमियर ली क्वेंग अर्ज ग्रुप टू बी इंक्लूसिव नॉट कन्फ्रंटेशनल। भाई साहब इन्होंने अपनी बातें लिखनी थी कि इन्होंने क्या कहा जब चीनी प्रधानमंत्री यहां आए, तो उन्होंने आकर हमारे यहां क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए इस मंच को कन्फ्रंटेशनल मत बनाइए। ये लोग अपने आप को ना थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। कैसा बड़ा, कि भाई साहब हम लोग चाइना वाले हैं ना, हमसे ही आप लोगों को ऐतराज है, आप हमारे ही बारे में बात करते हैं। इंडिया ने कहा सुनो वे, ये सब बातें तुम्हारे बारे में हो ही नहीं रही हैं। इंडिया ने इस समिट के अंदर चाइना का कोई जिक्र ही नहीं होने दिया कि हमें चाइना के लिए कुछ करना। कहते ना किसी को इग्नोर, किसी से आपको कोई ऐतराज हो तो इग्नोर करिए। सबसे पहला तो उसका इग्नोरेंस है ना, वो आपके लिए एक ब्लिस है। साइड में हटो, बात ही नहीं कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। चाइना को बात ही नहीं करी, रशिया यूक्रेन की बात ही नहीं करी। दुनिया खोपड़ी खुजाल रही है कि दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है, अमेरिका चाइना चिल्ला रहा है, रशिया यूक्रेन दुनिया चिल्ला रही है, इंडिया वाले अपनी बात कर रहे हैं। सुनो यार, एक बायोफ्यूल तो वो बनाना है अपन को, है ना, ग्लोबल अलायंस बनाना है। दूसरा, इंडिया से मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से यूरोप, अपन को वो चलाना है, रास्ता बना करके काम करना है। इकोनॉमी को इंक्लूसिव बनाना है, कैसे काम किया जाए उस पर चर्चा करो। दुनिया कह रही है ये अलग रास्ता पकड़ लिए। इंडिया कह रहा है कि सुनो भाई, तुम बना रहे हो दो ध्रुव, हम ध्रुवीय राजनीति में काम ही नहीं करते, हम हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए रशिया अमेरिका चर्चा हो, दुनिया के लीडर कौन, रशिया अमेरिका। अरे नहीं भाई, दुनिया के लीडर कौन, रशिया वो अमेरिका चाइना। नहीं भाई, इंडिया है, इंडिया था, इंडिया रहेगा, ये समझना है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में इसको वर्ल्ड कप नाम दे दिया अल जजीरा ने। अल जजीरा कहता है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड कप इन G20 समिट, इंडिया लुक फॉर मोमेंट इन दिस। भाई साहब इंडिया के लिए अलग अलग प्रकार से लोग तारीफें लिख रहे हैं। गल्फ न्यूज लिखते हैं G20 ट्रम्प हाउ इंडिया स्कोर ए ग्लोबल डिप्लोमेटिक विन। अंतरराष्ट्रीय अखबार, मैं इंडिया के अखबार तो कवर ही नहीं कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय अखबारों में भारत की इस यात्रा को एक जीत बताया गया है, डिप्लोमेटिक जीत बताया गया है, कूटनीतिक। मैंने आपसे पहले कहा था, यदि हम अपना घोषणा पत्र नहीं निकलवा पाए समझ लेना हम फेल हो गए, और अगर हम घोषणा पत्र निकलवाने में कामयाब हो गए तो समझ लेना हम जीत गए, हम घोषणा पत्र दिल्ली डिक्लेरेशन निकलवा ले गए। ये मैंने पहले भी समझाया था, जिन्हें नहीं पता है वो भी जान लें। दिल्ली डिक्लेरेशन असल में है क्या, जब सब लोग इकट्ठे हुए तो भाई अंत में बैठकर चर्चा हुई कि हाँ
ये चीज पर हम सहमत हैं। सहमति लेना अपने आप में, ये वैसे ये जैसे अपन फिल्मों में देखते हैं ना, एक आदमी होता है जो दो अपोजिट ध्रुवों को एक साथ अपनी टेबल पर बिठा करके बात करता है। अब पता चल रहा है दोनों अपोजिट लोग एक दूसरे के साथ में आकर के वहीं पर बस धक्का मुक्की करने लग गए। इंडिया ने कहा नहीं, मैं बैठा हूं बीच में, नो धक्का मुक्की। ना अमेरिका चाइना होगा, ना रशिया यूक्रेन होगा, ओनली बात होगी दुनिया के ऊपर चलने की, वन अर्थ वन नेशन। इसी के बारे में चर्चा होगी। हम लेक पूरी दुनिया को एक देश मान के काम करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे भाई, और दुनिया उस बात के लिए, तो इसलिए हमें डिप्लोमेटिक विन नाम देकर के अखबार लिख रहे हैं। पॉलिटिको लिखता है कि वेस्ट गोज इजी ऑन रशिया टू सेव G20 के लिए। और ये जो फोटो देख रहे हैं आप भाई साहब, राजघाट की फोटो है। मतलब दुनिया के सारे लीडर्स महात्मा गांधी के आगे जाकर के उन्हें पुष्प चक्र भेंट कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि दुनिया में सर्वोपरि अहिंसा है। मतलब आपके कहने से ज्यादा आपके कार्य अगर आपकी प्रेजेंटेशन दे जाएं तो फिर कहना ही क्या। इंडिया के कार्यों का प्रेजेंटेशन देखा आपने, ले जाकर सबको खड़ा कर दिया गांधी जी की सामने कि लीजिए साहब राजघाट पहुंचिए, अब यहां पर आकर के गांधी जी को आप अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। अर्थात सबसे ऊपर अहिंसा परमो धर्म। लीजिए, अपने आप में ये नरम तो होना ही था। जब अहिंसा परमो धर्म तो G20 होगा नरम। हुआ भी। वेस्ट गोज इजी ऑन रशिया टू सेव G20, लिखो, होगा ही। पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लगनी ही थी कि ये इंडिया वाले कुछ ज्यादा ही हाइप बना रहे हैं इस बात की कि रियलिटी है। रियलिटी है बेटा, तुम्हारा बहुत बुरा हो गया है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हो गया है। क्या हो गया है? ये जो भैया देख रहे हो MBS, मोहम्मद बिन सलमान, जिसको लेकर पाकिस्तान में भाई साहब गजब सुर्खियां मची पड़ी थी। मोहम्मद बिन सलमान इंडिया जाने से पहले हमारे देश में लैंड करेंगे, हमारे यहां पर रिफाइनरी में पैसा लगाएंगे, इतना बिलियन देंगे, इंडिया नहीं जा रहे हैं, इंडिया नहीं जा रहे हैं। पूछे भी नहीं भाई साहब वो, ये सीधा इंडिया आए, G20 में बैठे। हमने सेशन किया इस चक्कर में, हमने कहा भाई पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, हमने कहा देखना होगा या आते हैं कि नहीं। आए, और तो और इंडिया ने यहां पर गजब चक्री चलाई। क्या इन दो जो एकदम विरोधी हैं इनको एक साथ इकट्ठा कर दिया। किस लिए? कि भाई सुनिए, आप दोनों एक साथ हाथ मिलाइए, और आप मिलाएंगे हाथ तभी सबका भला है। आप चाइना की तरफ मत जाइए, चाइना डूब रहा है। और अमेरिका से कहा सुनो, अब तुम्हारे दम पर ही सब कुछ नहीं चल रहा है, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कुछ बड़ा बनेगा। अब पाकिस्तानियों को मिर्ची लगनी थी, उनकी नजर में तो ये हाइप क्रिएट हो गई, और ऐसे ही फस फस करते रहते हैं। कोई मतलब है G20 कुछ थोड़ी था, ऐसी ही होती रहती है। अगली बार ब्राजील में होगी, पहले बाली में कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं था। ये भी बहुत अच्छी बात है। अपने आप को संतुष्टि दिखाने के लिए क्या जरूरी है? दूसरे को कि अरे तो कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। तो वो जो कुछ नहीं है वाले जो लोग हैं उनको तो ये कुछ नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। अब एक चर्चा इस समय पर और हो रही है, और वो है प्रेसिडेंट बाइडेन की। क्या चर्चा हो रही है? ऐसी स्थिति में बाइडेन की चर्चा हो रही है। उन्होंने बकायदा एक बहुत अच्छे से इस पूरी घटना का वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा, एट ए मोमेंट व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम ओवरलैपिंग शॉक टू क्लाइमेट क्राइसिस, फ्रेगिलिटी, द कॉन्फ्लिक्ट, दिस ईयर समिट प्रूव दैट G20 कैन स्टिल ड्राइव सॉल्यूशन टू आवर मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज। यानी इन्होंने अपने लेवल पर जो ट्वीट लिखा, बहुत अल्टीमेट ट्वीट था। क्या इन्होंने ये चीज मेंशन करी कि दुनिया में इस बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, G20 ने सिद्ध कर दिया क्या कि हम लोग समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और तो और कई न्यूज चैनल तो ये लिख रहे हैं, कई न्यूज पत्रिकाएं तो ये तक लिख रही हैं कि यूएन का जो स्तर घटता जा रहा है, इंडिया ने G20 के माध्यम से बता दिया कि यदि यूएन को ताकतवर कर दिया जाए तो वो कितना बड़ा काम कर सकता है। G20 की सफलता के कई मायने और कई कहानियां लिखी जा रही हैं। ठीक है साहब, बाइडेन की इतनी बात तो सही है। बाइडेन ने अब यहां से तुरंत बाद यात्रा करी वियतनाम की, पहुंचे हनोई, और वहां पहुंच करके इनसे कुछ सवाल जवाब किए पत्रकारों ने सवाल जवाब किए, इन्होंने जवाब भी दिए। जब जवाब दिए तो फिर इन्होंने ये कहा कि इंडिया में जब ये थे तो इन्होंने दो मुद्दों पर बात उठाई थी। किस किस मुद्दे पर? एक तो ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार के मामले पर, और एक फ्री प्रेस के लिए यानी कि अखबारों की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने यहां पर बात की थी। ये बातें इन्होंने यहां पर बोली। तो जब ये बात बोली तो इस बात के बाद से मार्केट में एक और चीज आ गई कि बाइडेन ने भारत में दो बड़े मुद्दों पर चर्चा की।
ऐसा असल मायने में उन्होंने जो बहुत सी बातें कही उनमें से 2 बातें निकालकर कहा जा रहा है कि यहां तो उन्होंने नहीं कहा, उनके पत्रकारों को कुछ पूछने नहीं दिया गया, बाइडेन ने वहां जाकर के कहा है। तो इससे फ्री प्रेस की बात करी। इस कारण से जो इंडिया में अपोजिशन है, वो अपोजिशन जो इंडिया अलायंस के नाम से काम कर रहा है, वो इस बात को बहुत अच्छे से उठा रहा है कि देखो, फ्री प्रेस की बात की गई है, मानव अधिकारों की बात की गई है, बाइडेन बोल कर गए हैं, बाइडेन बोल कर गए हैं। खैर, बाइडेन ने बोला भी हो अगर, तो यह बात भी क्वाइट कंसीडरेबल है, होना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए, प्रेस स्वतंत्र होनी चाहिए, मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और अगर ऐसा उन्होंने इंडिया में आकर चर्चा की है तो निश्चित ही इस पर आगे भी और चर्चाएं होंगी। फिलहाल यह भी एक अपने आप में मुद्दा बनकर देश में चल रहा है। चलिए और चलते हैं। इसके बाद में आती है जॉर्ज मेलोनी, जिनके ऊपर मैंने आपसे कल भी, आज सुबह भी अपनी पाठशाला पर सेशन किया था, जिसमें बताया था इटली ने चाइना को झटका दे दिया कि भैया तुम्हारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नहीं है। इन्होंने भी साहब बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया इंडिया को। इसके साथ साथ ऋषि भैया की बारी आती है। उन्होंने कहा स्ट्रॉन्गर टुगेदर, स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड, थैंक यू नरेंद्र मोदी फॉर ए हिस्टोरिक G20 एंड इंडियन पीपल फॉर सच ए वार्म वेलकम from global food security international partnership. It's been a busy but successful summit. इन्होंने इसे सक्सेसफुल समिट कहा है। ऐसे ही आप यहां पर यून सुक युआन, जो कि मतलब कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा लिखा कि ये एक्सीलेंट मीटिंग थी और डीपली अप्रिशिएट योर लीडरशिप एज द होस्ट ऑफ G20 समिट। और इन्होंने भारत में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए उनकी लीडरशिप की बहुत तारीफ भी की। ऐसे ही सऊदी जिसको लेकर पाकिस्तानी लोग बढ़िया मतलब आतिशबाजी किए हुए थे कि हमारे यहां आएंगे, हमारे यहां आएंगे, वो इंडिया को बोलकर गए हैं, वेल डन इंडिया। सऊदी क्राउन प्रिंस प्रेज ऑल प्रेजेस फॉर इंडियन G20 प्रेसिडेंट ही। और उन्होंने कहा कि दिल्ली और रियाद के बीच में अब और ज्यादा मजबूती आएगी। मेरे प्यारे साथियों, इस विषय से पाकिस्तानियों में गजब मिर्ची लगी है। वो लोग परेशान हैं इस विषय पर कि यार इंडिया ने जो वो पाकिस्तान मुस्लिम कार्ड खेलता है ना इंडिया को लेकर के, कि मुस्लिमों के साथ ये और मुस्लिमों, इंडिया ने सऊदी को, इंडिया ने यूएई को, इनको इतना अच्छे से मेजबानी दी है कि उनको ये समझ में आने लगा कि ये पाकिस्तान फर्जी मुद्दों पर चर्चाएं कर रहा है, जबकि ये पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है और इनके साथ व्यापार की बातें हो रही। तो पाकिस्तान के अंदर ना अब लोग पाकिस्तान की सरकार को कोस रहे हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग केवल अपना एक ढपली पीट रहे हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इंडिया बढ़े जा रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है इंडिया जाने कितना टाइम हमसे आगे चले जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप यहां पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि इन्होंने किस प्रकार से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रॉपर तरीके से सेरिमोनियल वेलकम किया, राष्ट्रपति भवन में किस प्रकार से उनका सम्मान हुआ, वो तस्वीरें, क्योंकि ये हमारे गेस्ट भी बने। रशियन टाइम्स लिखा है वेल डन इंडिया, इन्हीं बात को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात को कोट करते हुए। आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, आज मतलब सऊदी में इन्हीं की चलती है। ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री साथ में है। ये अपने साथ में देख रहे हो कितने सारे बिजनेसमैन को लेकर आए हैं, क्योंकि ये G20 के बाद, कई अपने गेस्ट ऐसे नहीं होते जो शादी फंक्शन के बाद भी रुक जाते हैं, तो ये वो हैं और हमारे देश में अभी फिलहाल गेस्ट बनकर रह रहे हैं। और अपने गेस्ट के रूप में ये अपने साथ भारत के साथ में व्यापार की बातें कर रहे हैं। और व्यापार में जब ये कॉरिडोर की बात हो गई है तो क्या पता रेल लाइन का अपन को टेंडर मिल ही जाए, तो ये देखने वाली चीज होगी, बढ़िया चीज होगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ यूएई के डिप्लोमेट से पूछा गया कि आप कैसा फील करते हैं, बड़े खुश हैं सब ये लोग, मतलब अल्टीमेटली सब लोग बहुत हैप्पी हैप्पी चल रहे हैं जी। वर्ल्ड बैंक के बारे में तो अपन बता ही चुके हैं, तो ये तो बहुत खुश हैं। इसके साथ साथ आईएमएफ ने क्या कहा, आईएमएफ वाले भी तो आए थे, जिसके लिए पाकिस्तान वाले पूरी तरह से परेशान हैं कि भाई साहब आईएमएफ वाले आ जाओ, 2 पैसा दे जाओ। आईएमएफ ने कई बार इनकी साथ में दिक्कत खड़ी कर दी है कि इनको पैसा ही नहीं दे रहा है। वो आईएमएफ के लिए क्रिस्टिना जॉर्जिवा बोलती हैं कि प्लीज एक्सेप्ट माई हार्ट फेल्ट थैंक्स डियर प्रधानमंत्री, योर हॉस्पिटलिटी, यानी कि आपका जो स्वागत सत्कार था और आपके द्वारा जो काम किया जाता है बिना थके G20 समिट के लिए, वो जबरदस्त था। योर ड्राइव, योर ग्रेस, योर विजन फॉर द फ्यूचर बॉट अस ऑल क्लोज टुगेदर, नमस्ते। ये वही है जब वेलकम जब इनका हो रहा था तब इन्होंने ठुमके भी लगाए थे, यानी ये बहुत हैप्पीली इंडिया आई थी और हैप्पीली ये सब लोग चले गए, बढ़िया से अपना थैंक यू बोलकर गए हैं। One family, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। especially of G20, united all to address the global challenges in front of us. Climate change,
and count more finance. ठीक है, हम बोल के सुना दिए कि इन्होंने क्या कहा। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी इस वीडियो को डाला और देश के लिए धन्यवाद दिया। अच्छा, एक बात और समझने योग्य है और वो ये है कि आप में से कई लोगों को ये लगता होगा प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है। असल मायने में आपकी और हमारी सबकी तारीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कोई एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। इस जगह कोई और भी प्रधानमंत्री होते, उन्हें धन्यवाद दिया जाता, और जब उन्हें धन्यवाद दिया जाता तो पूरे देश को धन्यवाद मिलता। तो आपको और हमको इस बात पर खुश होना चाहिए कि इंडिया इस योग्य हुआ, इंडिया के ऑफिसर्स, इंडिया के अधिकारीगण जिन्होंने इस काम को करके दिखाया। अमिताभ कांत जी का नाम गजब चल रहा है। शेरपा जो है उनके बारे में हमने ट्वीट भी डाला है, आपको पूरी जानकारी दी है कौन होता है शेरपा, कैसे बनता है शेरपा, आप जाके देखिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @KA_अंकित के नाम से, और अंकित कुमार अवस्थी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। वहां पे हमने पूरा डिटेल डाला है, शेरपा कौन होता है, कैसे बनता है, कुछ इस तरह की जानकारी आपको वहां डाल भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारत की तारीफों के खूब सारे पुल बांधे गए हैं, लोग मतलब गजब कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं जी। कुल मिलाकर बात यह, ट्रूडो की फ्लाइट खराब हो गई थी तो भाई साहब इनने भी बढ़िया मतलब अपने द्वारा, इससे फर्क क्या पड़ा भाई साहब, मार्केट बहुत खुश है इससे। निफ्टी ने पहली बार 20,000 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। G20 की सफलता से मार्केट में जोश आ गया है। आप देख सकते हैं तो निफ्टी 50 है वो पहली बार 20,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। ये क्या होता है, जब कोई अच्छी चीज होती है ना तो मार्केट इसको बहुत सकारात्मक रूप से लेता है, और सकारात्मक रूप से लेकर के इस मार्केट ने इसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है ना। आप निफ्टी 1996 में देख सकते हैं कहा 10,000 के अंक पे था, और आज ये 20,000 का अपना माइलस्टोन छू गया है। रशिया की बारी, हमने इतनी देर तक सबकी बात करी, रूस की बात नहीं हुई। रशिया वालों ने कहा हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। किस बात का यार, हम तो बड़ा चिंता में थे कि हम आएंगे तो ये लोग पता नहीं हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। हम लोग वहां पहुंचेंगे, G20 के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज एकत्रित होंगी, हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ ये बयानबाजी करेंगी। सब चिंताओं के साथ रशिया बैठा था। लेकिन सर्गेई लैवरोव आए, उन्होंने बकायदा इसकी तारीफ करते हुए कहा कि ये तो एक अलग कीर्तिमान स्थापित हो गया है। G20 टॉक पर यूक्रेन ने कहा, यूक्रेन के बारे में रशिया के शेरपा ने कहा कि तो गजब ही कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को हावी ना होने देने के लिए भारत की सराहना की है। मीडिया से बात करते हुए लैवरोव ने कहा कि G20 एजेंडे का यूक्रेनीकरण नहीं होने दिया। रूस ने नई दिल्ली घोषणा पत्र में प्रयोग किए गए शब्दों के लिए हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसे घोषणा पत्र की तो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। इंडिया ने ऐसा ड्राफ्ट पत्र तैयार कर दिया जिसमें कि इस घटना पर यूक्रेन का जिक्र ही नहीं होने दिया। हुआ है तो केवल इतना कि हाँ भाई यूक्रेन के अंदर क्लैशेस चल रहे हैं, ये एक रीजनल मैटर रह गया, वो अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं होने दिया उस घटना का। इस बात पर रूस ने हमें बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा भारत के प्रति हम बहुत आभारी हैं, शिखर सम्मेलन निश्चित रूप से सफल रहा है। G20 नेताओं के शिखर की घोषणा पर आम सहमति। लैवरोव ने कहा कि जब वे इस पर सहमत हुए तो शायद यह उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। स्पष्ट रूप से कहें तो हमें उसकी उम्मीद भी नहीं थी, ऐसा उम्मीद से बढ़कर काम हो गया है। विदेश मंत्री ने कहा हम यूक्रेन और रूस का उल्लेख करने वाले बयानों को घोषणा में बाकी काम से अलग नहीं कर सकते। इस साल घोषणा की मुख्य लाइन ग्लोबल साउथ के एकीकरण में है। लैवरोव ने कहा G20 अपने मुख्य लक्ष्यों के लिए वास्तव में काम कर रहा है। बड़ी बात है साहब, मतलब इंडिया को जो ये चीज मिली है ये अपने आप में बहुत बड़ी है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि रूसी विदेश मंत्री बहुत ऑब्वियस है वेस्टर्न वर्ल्ड की बुराई करेंगे, लेकिन इंडिया के बारे में पता है आपको इससे सबसे अच्छी चीज क्या निकल कर आई? सबसे अच्छी चीज निकल कर आई कि इंडिया ने दुनिया को यह दिखा दिया कि देखो भाई तुम सब अपने अपने लेवल पर बिजी रहो, लेकिन इंडिया है, बस ये याद रखना। और इंडिया है तो इंडिया में अगर आओगे तो हमारे एजेंडे पर बात करोगे। ये नहीं कि कहीं का एजेंडा लेकर यहां चले आ रहे हो, हमारे इवेंट को खराब कर रहे हो, हम ये नहीं होने देंगे। और इंडिया ने सक्सेसफुली इस काम को करवा के दुनिया को दिखा दिया है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम सबको प्राउड फील करना चाहिए कि इंडिया ने दुनिया के बहुत बड़े ऐसे इश्यूज को बाईपास करते हुए अपनी तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित कराया कि अल्टीमेटली दुनिया की ग्रोथ होगी तो सबकी ग्रोथ होगी, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, उस तरफ बढ़िए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ भाई साहब अर्दगन जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े हमदर्द हैं, वो क्या बोले? वो कहे कि इंडिया आवर ग्रेटेस्ट ट्रेड पार्टनर। आपको याद है जब इनके यहां भूकंप आया था, इंडिया ने तुरंत प्रभाव से अपनी सहायता भेजी थी। अब ये लाइन जो है ना, जिस प्रकार से पाकिस्तानियों को क्राउन प्रिंस की बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी, इंडिया के दुश्मनों को ये बात और ज्यादा अपच कर देगी। क्या
इंडिया हमारा ग्रेटेस्ट ट्रेड पार्टनर है। पाकिस्तानी तो इस एजेंडे पर मरे जा रहे हैं कि इंडिया का पतन कैसे हो, बेचारे जीरो ट्रेड पर पहुंच गए हैं। लेकिन ये जनाब कह रहे हैं हमारा तो बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया। भाई साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ा ग्रेट ट्रेड पार्टनर है ये, मतलब व्यापार होता है इंडिया के साथ। आप सोचेंगे गजब चल रहा है भाई साहब, और ये गजब के सामने दुनिया जो है ना वो अल्टीमेटली बहुत खुश हो रही होगी। तो भारत ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, और अंत में अमिताभ कांत साहब को आप इग्नोर नहीं कर सकते भाई साहब। अमिताभ कांत साहब ने, अच्छा इसमें एक गजब पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में। शशि थरूर जी जो है वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ा था और काफी विद्वान व्यक्ति कंसीडर किए जाते हैं। उन्होंने अमिताभ कांत जी को धन्यवाद दिया, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कांग्रेस की तरफ से सराहना मिली अमिताभ कांत जी को। अमिताभ कांत जी कौन है? तो शेरपा है इंडिया के। शेरपा कौन होते हैं? सरकार के द्वारा नियुक्त वो व्यक्ति जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि सबको एक मंच पर लाए। ये जितनी भी तारीफें सुन रहे हो ना, असल मायने में उनके पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है, अमिताभ कांत जी का। पूरे इवेंट का ऑर्गेनाइजर थे ये अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। तो आईएएस अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, 1980 बैच के रिटायर अधिकारी हैं। इनको ये काम दिया गया था। तो शशि थरूर जी ने इन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, तारीफ करते हुए कहा, वेल डन अमिताभ कांत, लुक लिल, द आईएफएस लॉस्ट एन एस डिप्लोमेट व्हेन यू ऑप्टेड द आईएएस। हमने शुरुआत में सोचा था कि आप आईएएस बने थे, आईएफएस छोड़कर फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उसके बाद आपने रशिया से, चाइना से, और सबसे अंत में जो ये ड्राफ्ट आपने बनाया, इसके साथ जो आपने वार्ता करी, दिल्ली डिक्लेरेशन किया, वो भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और देखिए देश के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात यह है ना कि देश की सब चीजें अब इसको तारीफ कर रही है कि बहुत बड़ा भारत ने काम किया है। तो इस पर अमिताभ कांत जी ने कहा कि इट इज नॉट एन अबाउट ऑफ आईएएस और आईएफएस। ऐसा नहीं है कि आईएएस था तो ऐसा हो पाया, आईएफएस नहीं बना तो कुछ हो पाया। ये इट इज अबाउट वर्किंग एज ए टीम फॉर द कंट्री। देश के लिए एक यूनिट बनकर काम करने का। मैंने आपसे इसीलिए कहा ना, अकेले प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते। याद रखने वाली चीज क्या है, आज मैं भी छोटा सा काम करता हूं अगर, तो मुझे मेरी टीम की जरूरत पड़ती है। अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता, वो क्या है ना, वो एक डायलॉग मारते हैं। एग्जैक्टली आपकी टीम जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा मदद करती है, वही आपकी राह आसान करती है। और देश के केस में भी यही हुआ है। और हम सब लोग एज ए टीम, आप में से बहुत सारे लोग पूछे सर हमारा क्या योगदान है? अरे आपको बहुत बड़ा योगदान है G20 के सफल होने में। कैसे? दिल्ली में आपको नहीं जाने दिया, हो सकता है आपका कोई काम पड़ा हो, आप नहीं जा पाए, आप पेशेंस के साथ बैठे रहे। आपने पूरे देश में पूरी तरह सांप्रदायिक सद्भाव रखा, आपने देश में शांति रखी। कोई भी इस तरह का कोई इवेंट जो नेशनल इवेंट था, आपने उसको थोड़ा सा साइड में रखा कि ठीक है सब पे चर्चाएं होंगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई हमारा काम चल रहा है, पहले उसे होने दो। हम सब इसके लिए बहुत ज्यादा भागीदार रखते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली भारत का ये टीम एफर्ट था जो सक्सेसफुल तरीके से। और अंत में भाई साहब टैक्स पेयर्स के लिए तो सबसे ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा उन्हीं का ही लगा था, तब जाकर के ये इतना काम हुआ था। पैसा अपना गया है तब जाकर काम हुआ है। सबका ये टीम एफर्ट है ना। तो कहते हैं ना कि मतलब ईंट ईंट पर टिकी है इमारत, तो अपन सब ईंट हैं, और इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये शशि थरूर जी का वो है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को सब बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।